हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है सबको? आई होप सो आ रही होगी ठीक से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज़ आ रही है सबको? आई होप सो आ रही होगी ठीक से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो मुझे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फटाफट कमेंट्स के अंदर। क्या फटाफट बताइए मुझे, क्या आपका ऑडियो और वीडियो क्लियर है? स्ट्रीम मुझे एक बार क्लियर कीजिए फटाफट। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे सिर्फ 1 मिनट देना, तब तक मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तो तब तक मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ। 1 मिनट देना मुझे सिर्फ, ठीक है? 1 मिनट के लिए आप भी पानी वानी पीना है तो पी के आ जाओ फटाफट। मुझे कुछ पेन वगैरह के सेल्स चेंज करने हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एवरीवन इज रेडी आई गेस प्रॉपरली। चलो शुरू करते हैं, कॉन्सोलेट करना अच्छे तरीके से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नियरली 60 लोग हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है। शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। सबसे पहले कल हमने क्या देखा था उसको आज हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो लेट्स गो। यस्टरडे के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमने यस्टरडे के लेक्चर के अंदर स्टार्ट की थी, दैट इज प्रोसेस टू पास द लॉ के बचे हुए स्टेप्स। सो मुझे एक बार स्टेप्स फटाफट बताने हैं सबने। सबसे पहला स्टेप्स है ड्राफ्टिंग। पहले तो बताओ कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने हैं? तो कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने हैं? 3, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। फिर उसके बाद में दूसरी चीज हमने देखी थी, यूनियन और कॉन्करेंट लॉ पहले सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है, फिर कॉन्करेंट लॉ स्टेट प्रोसेस से पास होता है, स्टेट लॉ भी स्टेट प्रोसेस से ही पास होता है।
ये 3 लॉज पास करने के लिए एक हमारे पास में प्रोसेस दी गई है, जिसमें पहला स्टेप है ड्राफ्टिंग, दूसरा है इंट्रोडक्शन, तीसरा है रीडिंग है, कमेंट है और फिर पासिंग है। कमेंट देगी पब्लिक और उस चीज को फिल्टर करेंगे कौन? स्टैंडिंग कमेटी। फिर उसके बाद में आएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है? 2, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, एंड जो आपका ये है स्टेट लेजिस्लेचर, उसके कितने हाउसेस है? 2, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है कंसेप्ट? ये दोनों जगह पे पास होने के बाद में लोकसभा में कितने मेंबर्स? 545, राज्यसभा में कितने के मेंबर्स बच्चों? 245। जबरदस्त। क्लियर है? लोकसभा में 545 में से कौन सा चाहिए हमको? 272 नंबर ऑफ वोट्स चाहिए। राज्यसभा में 245 में से कितने हमको वोट्स चाहिए? दैट इज 123 वोट्स चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? एनडीए का मतलब बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज, यूपीए मतलब कांग्रेस मतलब और अलाइड पार्टीज, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना है और इधर गवर्नर का अप्रूवल लेना है, फिर ऑफिशियल गैजेट में डेट, एरिया और सेक्शन, ये 3 चीजें डिक्लेयर करनी है। जैसे मैंने कंपनीज एक्ट के लिए बोला था, 12 सितंबर 2013 से एप्लीकेबल होना शुरू हुआ था पूरे इंडिया में, विद नंबर ऑफ सेक्शंस कितना बोले एक बार? 98। क्लियर है कंसेप्ट? फिर प्रोसेस टू पास द लॉ हमने कर लिया था, क्या बोले एक बार से? कंप्लीट। फिर उसके बाद में हम गए थे लोल पे। लोल मतलब क्या? सब जन बताइए मुझे एक बार। लॉ ऑफ लैंड। और लॉ ऑफ लैंड के अंदर कितने पैरामीटर्स थे? 4। पहला एक्ट जो पास होता है, एक्ट के अंदर कोई दिक्कत है तो आते हैं डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन, सर्कुलर, रूल्स। नोटिफिकेशन इज अ अमेंडमेंट, सर्कुलर इज अ क्लैरिफिकेशन एंड रूल्स इज अ प्रोसेस। लॉ बनाती है गवर्निंग पार्टी, एक्ट बनाती है गवर्निंग पार्टी, रूल्स कौन बनाती है? मुझे एक बार कमेंट्स में बताइए फटाफट, रूल्स कौन बनाती है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद है। फटाफट बताइए रूल्स कौन बनाती है। मुझे एक बार बताना कंपनीज एक्ट किसने बनाया था और चला कौन रहा है। कमेंट्स के अंदर मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, फटाफट बताइए रूल्स कौन बनाता है बच्चा? तो कोई नहीं बोल रहा। हाँ, रूलिंग पार्टी आ गया। रोने लग गया था मैं अभी, सवेरे सवेरे आप रुला देते थे मेरे को जिंदगी में, याद रखना ठीक है। रूल्स बनाती है बेटा रूलिंग पार्टी और लॉ कौन बनाती है? गवर्निंग पार्टी। शानदार कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जबरदस्त। जितने लोगों ने आंसर दिया बहुत बहुत बधाई, तुम्हारे बच्चे जिए तुम्हारा खून पिए, ठीक है। ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। एक चीज नहीं, बच्चे जिए खून पिए नहीं, सॉरी, कैसे तो कैसे फ्लो में निकल जाता है प्यार तुम्हारे लिए, तो फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम गए थे और अगली चीज हमने देखी थी कि भैया नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स में क्लैरिफिकेशन, रूल्स बनाती है रूलिंग पार्टी। हां, एक और चीज होती है, अगर कोई लॉ बनाना है पर पार्लियामेंट के सेशन अवेलेबल नहीं है। एक और लॉ होता है कि लॉ बनाना है पर पार्लियामेंट के सेशंस अवेलेबल नहीं है, उस सिचुएशन में हम सिर्फ प्रेसिडेंट से लॉ पास करवा लेते हैं। उसे क्या कहते हैं एक बार मुझे कमेंट में बताइए फटाफट। शानदार बेटा राम, 2013 में कांग्रेस ने बनाया था कंपनीज एक्ट और बीजेपी रूलिंग पार्टी है। ओके, प्रेसिडेंट ने अगर पास किया है, पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, ऑर्डिनेंस, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। ये 123 आर्टिकल क्यों बोल रहे हैं राहुल माहिर? सॉरी, अच्छा, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इज अ पास्ड बाय प्रेसिडेंट बट येट टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो टेम्पररी एक्ट करके वर्क करता है। ये होने के बाद में भी अगर दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजंस आएंगे। इंडिया में कितने हाई कोर्ट है एक बार कमेंट में बताइए फटाफट, कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? फटाफट बताइए। पेनड्राइव वाले फटाफट अपने अपने रिवीजन कीजिए, जो भी वर्चुअल में दिख रहा है वो भी रिवीजन कीजिए। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? हाई कोर्ट एक ही है, 22, 24, शानदार। 24 हाई कोर्ट्स है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होता है, एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 24-25 नहीं होते हैं, सिंपल 1 सुप्रीम कोर्ट, और वो भी कहां पे है? दिल्ली। ये चीज होने के बाद में अगली चीज हमने देखी थी कि भैया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं बनती तो हम जाते हैं कहां पे? कस्टम्स में। कस्टम मतलब जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हुए प्रिंसिपल्स है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था ए वाला कि ए को ए ही क्यों कहेंगे, ओ क्यों नहीं कहेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? तो इतनी चीजें कल हमने कंप्लीट की थी और मैंने आपको कल बताया था आज थोड़ा बहुत और बेसिक हम देखेंगे और उसके बाद में हम एंटर करेंगे ला में। ला 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 ला, ठीक है। सो आर यू रेडी? हाउस द जोश, हाउस द जोश? शानदार, लेट्स गो। ये फाइनल में क्यों आ गए हम? दस 15 लेक्चर्स अपलोड होंगे बेटा शिवम। 100 लोग ऑनलाइन है, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। कल का एक कंटेंट कंप्लीट हुआ क्या? मुझे एक बार वो देखने दीजिए बच्चों।
जम्मू कश्मीर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये पीपीटी का तो कंटेंट हो ही गया खत्म। आज दूसरो पीपीटी खोलेंगे अपन। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ भैया, आज के डिस्कशन कतई जहर डिस्कशन है आज के, एकदम। आज अपन कंपनीज एक्ट को छुएंगे, कंपनीज एक्ट को छुएंगे, याद रखना, ठीक है। आज जाइए चीचा, आ जाइए। आज मैं आपके सामने, रुको रुको रुको, नवंबर 21 के लिए पेन ड्राइव ले सकते हैं बेटा, बिंदास ले सकते हैं, हाँ प्रोवाइडेड। फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, 10 सितंबर का अमेंडमेंट लेक्चर आपको एक देखना पड़ेगा। दीपेश, ये चीज को याद रखना। आज हम नियरली कंपनीज एक्ट शुरू करने के पहले सबसे पहली चीज करने वाले हैं। चीज पूछो कौन सी, कौन सी पूछो, जोर से पूछो कौन सी। आज हम जो चीज करने वाले हैं वो है लॉ के कंटेंट्स को देखना। तुम बचपन में सीपीटी में फाउंडेशन, सीपीटी फाउंडेशन के अंदर तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, शेल ऑफ गुड्स पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, पूरे लॉ खत्म हो गए, पर तुम्हें लॉ का कंटेंट नहीं पता होगा। यही तो, वही सब गलतियां तो मैं सुधार रहा हूं इंटर पे आके, कि जिन जिन, हाँ फाउंडेशन में मेरे से पढ़ा होगा तो बात अलग है, उनको कुछ चीजें पता होगी इसमें से ऑलरेडी, लेकिन जो मुझसे ना पढ़े उन्होंने कुछ चीजें नहीं पढ़ी होगी, उसको मुझे बिल्टअप देना पड़ेगा। तो अभी का जो पहला पार्ट मैं अभी भी ले रहा हूं और वो है कंटेंट्स ऑफ द लॉ। कंटेंट ऑफ द लॉ मतलब जो भी लॉ हम पढ़ने वाले हैं उसके कितने नंबर ऑफ कंटेंट होते हैं उसको आज हम देखेंगे, ठीक है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए बच्चों, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे करना। सुनने की इच्छा है बताओ जल्दी फटाफट कमेंट में मेरे को। कंटेंट ऑफ लॉ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बेस्ट एफ सीए फाइनल तक के काम में आएगा। फटाफट बताइए सुनना है नहीं सुनना है। लेट्स गो, कंटेंट ऑफ लॉ आ जाइए। आज तुम मेरी हैंडराइटिंग भी देख लोगे कैसे लिखता हूं मैं, शानदार। इतने दिनों से शायद लिख कम रहा था, ठीक है। चलो बहुत शानदार, अब बड़े अच्छे से ध्यान देना, काफी टेक्निकल डिस्कशन है, खुद को जगाए रखना पड़ेगा, ठीक है। भूख लगी कुछ खाना मत, सब छोड़ देना जिंदगी में, उंडी उंडी झटना, स्ट्रेट बैठना, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। यही जिंदगी का साया है। लेट्स गो। सो आज हम देखने वाले हैं कंटेंट्स ऑफ द लॉ। कंटेंट्स ऑफ द लॉ, लॉ में कितने पार्ट्स होते हैं, इसको एक और नाम से आप जान सकते हो, दैट इज पार्ट्स ऑफ द लॉ। पार्ट्स ऑफ लॉ, कि किसी भी एक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? यह आपको जानने में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई लॉ पढ़ोगे तो उसको कितने सारे पार्ट में डिवाइड करना है वो जरूरी होता है। कंसेप्ट समझ में आया? आपने कभी देखा है माचिस की डिब्बी आती है, माचिस की डिब्बी, अगर आप देखो तो माचिस का एक बहुत बड़ा बॉक्स आता है, उसके अंदर छोटे 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 कट्टे होते हैं जिसको कट्टा कहा जाता है, जिस हर एक कट्टे में 12-12 डिब्बियां होती है। लॉ का स्ट्रक्चर भी कुछ वैसा ही है, जिसको आज हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे कि किस तरीके से हमको इसको समझना है। क्लियर है कंसेप्ट? चल एक सेकंड होल्ड करना। तो इस कंटेंट को आज हम खोल के देखेंगे। कंटेंट ऑफ लॉ के अंदर हमको सबसे पहली चीज जो करनी है और जो समझनी है उसको हम कहते हैं, एक मस्त मल्टी कलर चार्ट बनेगा आपके सामने, जानबूझ के आपके सामने बना रहा हूं सो दैट आपको पता चले, मेरे पास ऑलरेडी बिल्टअप है पर जानबूझ के बना रहा हूं सो दैट स्लो स्लो जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, समझेंगे। सबसे पहले कोई भी लॉ पढ़ने के पहले बहुत मायने रखती है उसकी हिस्ट्री। आपको तो याद ही होगा, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, लेक्चर नंबर 1। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा उन्होंने लेक्चर 1 वापस देखना चाहिए। सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, आपको हिस्ट्री से समझ में आता है कि कौन सा सिचुएशन था जिस सिचुएशन में बच्चों लॉ को बनाया गया, ऐसा कौन सा रीजन था जिस रीजन के वजह से लॉ बनाया गया, ऐसे कौन सी सेफ्टी थी जो सेफ्टी पब्लिक को देना था, ऐसा कौन सा बेनिफिट था जो बेनिफिट पब्लिक को देना था। मतलब ऑल एंड ऑल इस लॉ का पर्पस क्या है, PURPOSE,
इस लॉ का पर्पस क्या है, ये आपको हिस्ट्री पढ़ने से पता चलेगा। इमेजिन करो मैंने आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी का हिस्ट्री नहीं बताया होता, तो आप भोपाल गैस प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट समझ सकते थे। इमेजिन करो आपको टेररिज्म के बारे में पता ही नहीं, तो क्या आप टेररिस्ट एक्ट समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? इसलिए हिस्ट्री इज अ प्राइम इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला पैरामीटर क्या है? हिस्ट्री। कमेंट में सबने लिखना है, तुम सबको तुम्हारे वाले या वाली की कसम, नहीं लिखा तो तुम्हारा वाला या वाली जो तुम्हारे लिए पैदा हुआ है जिंदगी में तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, ये चीज को याद रखना। कमेंट में सब लिखेंगे। पहला पैरामीटर कौन सा है? हिस्ट्री। लाइव क्लासरूम में बुलवा लेता हूं, फेस टू फेस में बच्चों से मार मार के बुलवा लेता हूं, पर यहां तुम्हें कैसे मारूं? हालांकि तुमको मार भी नहीं सकता मैं, तुम खतरनाक लोग हो, तुम मेरे को ही मारने आ जाओगे जिंदगी के अंदर, तो मेरी तो फट्टी है भाई, तो इन सब तो मैं मार तो नहीं सकता, पर तुम कमेंट में लिख तो सकते हो। टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है तुमको, लिखो। सो सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है? हिस्ट्री। तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा, तुम्हारे वाले वाली की कसम नहीं दी, देखो कितने कमेंट्स आ रहे जिंदगी में। इतना तड़प रहे हो प्यार के लिए, इतना कौन तड़पता है प्यार के लिए? इस प्यार पर से मेरे को एक जोक याद आया। सवेरे सवेरे का माहौल है मस्त, एक जोक सुनाओ क्या? ठीक है। मैं गया एक दिन मंदिर में, अपन थे भैया सीए कर रहे थे जिंदगी में, सब सीए के लोगों की ना ऐसी ही जिंदगी ऐसी ही होती है। ठीक है, और मैं गया भैया मंदिर में। मंदिर था भैया शिव जी का, शिव जी के अपन भक्त थे, तो अपन गए शिव जी के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में। और मैंने क्या किया, मंदिर में गया था, सिंगल था, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी नहीं जिंदगी में। मैं बोला यार कोई एक्साइटिंग चीज हो जाए, सीए इंटर पास हो चुका था, सीए इंटर के पहले नहीं, आर्टिकलशिप चल रही थी। मैं बोला आर्टिकलशिप में गर्लफ्रेंड मिल जाए, वैसे भी थोड़ा सा 6-7 महीने का पीरियड फ्री मिलता है आर्टिकलशिप में, क्लासेस लगाने के पहले फाइनल के। तो मैं चला गया भैया मंदिर में। मंदिर में गया, मेरे जेब में थे 100 रुपए के नोट। कितने रुपए की नोट थी? 100 की। मैं मंदिर गया, मैं बोला हे भगवान जी प्रणाम। मैंने 100 रुपए की नोट निकाली और मैंने दान पात्र में डाली, और दान पात्र में डालते डालते मैंने भगवान को बोला हे भगवान, सीए कर रहा हूं, जिंदगी वैसी ही झंड चल रही है, ये 100 रुपए डाल रहा हूं, कोई गर्लफ्रेंड पटा दे। तो मैंने 100 रुपए डाले और मैंने हाथ जोड़ के भगवान के सामने मन्नत मांगी कि भैया कोई गर्लफ्रेंड पटा दे। मैंने देखा कि भगवान का चेहरा ऐसा हंसने वाला हुआ था, ऐसा स्माइल वाला चेहरा हुआ था। मैं बोला वाह 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 वाह। तो मैं पलट गया, मैं बोला आज तो कुछ तो भी अच्छा होगा। और जब मैं जा रहा था और बाइक के ऊपर मैं बैठने वाला था और मैंने जेब में हाथ डाला चाबी निकालने के लिए, तो मैं देखता हूं मेरे जेब में 200 रुपए की नोट निकली। हालांकि मेरे जेब में पहले 100 की थी, वो तो मैंने भगवान को दे दी, बदले में मेरे जेब में 200 रुपए की नोट निकली। नोट के ऊपर लिखा था निकल जा यहां से, तेरा कुछ नहीं हो सकता, 200 रुपए रख, गर्लफ्रेंड नहीं पटेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मतलब भगवान को भी मालूम है कि सीए के बच्चों को गर्लफ्रेंड पटा के कोई फायदा है नहीं जिंदगी में। समझ में आ रहा है सबको? 200 रुपए भगवान ने वापस दे दिया, बोले डबल रिटर्न, 100% रिटर्न ले ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, 100% रिटर्न ले ले, लेकिन तेरा रिलेशन नहीं बन सकता, बन भी जाएगा तो भी बिगड़ जाएगा। तो ऐसी हालत है तुम्हारी जिंदगी में। समझ में आ रहा है? तो ये जितना भी अभी तुम्हारे प्यार वाले मैटर है सब साइड में रखना है, यहाँ मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ठीक है, जो जिसको बुरा लगा होगा, मुझको अपना देश पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये चीज होने के बाद में तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम ट्राई करके देखो, मंदिर जाओगे ना, वहां 1000 की पत्ती डालना, डबल रिटर्न मिलेगा, भगवान 2000 रुपए वापस देगा, बोलेगा तेरे को कोई नहीं मिल सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। रेडी, लेट्स गो। सो हिस्ट्री हो गया पहला सिचुएशन। हिस्ट्री के बाद में दूसरा सिचुएशन है प्रियम्बल। प्रियम्बल को अगर आप हिंदी में सुनो, हिंदी में कोई भी बुक अगर आप खोल के देखो, कोई भी बुक खोल के देखो, एनी गॉडडैम बुक आप अगर खोल के देखते हो, तो हाँ एक तो इंट्रोडक्शन होता है। प्रियम्बल को आप एक और नाम से जान सकते हो, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना। हे भगवान, फिर पेन बंद। जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना, अपन भैया हिंदी मीडियम से थे, मराठी मीडियम से थे, तो अपने को कैसे पता चलेगा? क्लियर है कंसेप्ट? एकदम रिलेट हो गया सबको। देखो कैसे जिंदगी में हंसी चेहरे, हंसी आई है, मुस्कान आई है चेहरे पे। ठीक है, लेट्स गो। सो प्रियम्बल मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ या प्रस्तावना। इसके अंदर जो चीजें लिखी होती है ना बेटा, चीजें, वो कौन कौन सी? सो इसके अंदर बेटा 3 चीजें लिखी होती है। पेन आज धोखा दे रहा है आज फिर। हाँ, सो इसके अंदर बच्चों 3 चीजें होती है। पूछो कौन सी? जोर से पूछना कौन सी? SEC। नालायक हो तुम, जो सोच रहे हो वो नहीं, कतई नालायक लोग है, कतई बेकार लोग है जिंदगी के अंदर, हराम खोरो। अच्छे से ध्यान देना, SEC बोल रहा हूं मैं। ठीक है, सो प्रियम्बल के अंदर 3 चीजें होती है, SEC। अब S से प्रियम्बल में आता है स्कोप ऑफ लॉ, ठीक है। E से आता है एक्सटेंट ऑफ लॉ, और C से आता है कमेंसमेंट ऑफ लॉ। स्कोप, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, SEC। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना?
स्कोप मतलब ये लॉ किस तरीके से अप्लीकेबल होगा, क्या स्कोप है, क्या नेचर है, कहां अप्लीकेबल होगा, किस तरीके से। स्कोप मतलब आप ऐसा सकते हो ब्रॉडर पर्पज, ब्रॉडर पर्पज, ठीक है। पर्पज मतलब एक टारगेट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भोपाल गैस के विक्टिम्स को भैया कंपेंसेशन देना टारगेट था, पर ब्रॉडर पर्पज क्या है कि भैया ऐसा हादसा वापस कहीं होना नहीं चाहिए। दूसरा है एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब दो टाइप के बच्चों एक्सटेंट होते हैं, ये आपको डिटेल में, इतने डिटेल में कोई नहीं बोलेगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना, कहीं और ये मिलने नहीं वाला। मैं 4-5 लेक्चर सिर्फ बेसिक के ले रहा हूं तुम्हारे लॉ का बेस बनाने के लिए, क्लियर है कंसेप्ट, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ये चीज को याद रखना। सो एक्सटेंट में दो आते हैं बच्चों, एक्सटेंट में दो आते हैं, एक आता है जियोग्राफिकल एक्सटेंट, जियोग्राफिकल एक्सटेंट, और दूसरा जो एक्सटेंट आता है बेटा वो होता है अप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट। सर व्हाट इज जियोग्राफिकल एक्सटेंट, व्हाट इज अप्लीकेबल एक्सटेंट। बच्चों जियोग्राफिकल एक्सटेंट मतलब ये लॉ पूरे इंडिया में किस किस को लगेगा, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पूरे इंडिया में सबको अप्लीकेबल होता है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस सेव करने की कोशिश करता हूं, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ये कर लेना। जियोग्राफिकल एक्सटेंट तो कंपनीज एक्ट पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इज अ जियोग्राफिकल एक्सटेंट। वही बोलो जुबा केसरी वाला जो गुटखे वाला लॉ है सिर्फ महाराष्ट्र में एक्सटेंड होता है, वो हो गया जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ गुटखा प्रोहिबिशन वाला है लॉ, क्लियर है कंसेप्ट। और दूसरा जो लॉ, दूसरा जो एक्सटेंट होता है वो होता है अप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट। व्हाट इज अप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट, मतलब ये कौन से टाइप ऑफ पर्संस को अप्लीकेबल होगा, कौन से टाइप ऑफ पर्सन को ये अप्लीकेबल होगा, कौन से ऐसे पर्सन है जिनको ये अप्लीकेबल होगा। क्या ये अप्लीकेबल होगा कंपनीज को, क्या फर्म को अप्लीकेबल होगा। विजय सर ने ये चीज आपको ऑलरेडी बोली होगी, विजय सर ने ऑलरेडी बोला होगा डायरेक्ट एक्सेस के अंदर, आपको शायद पता हो तो भैया सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर कौन आता है एचयूएफ, फिर कौन आता है फर्म, 2 हाथ आ गए ना, तो फर्म, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी ऑफ द पर्सन और ब्रांच और ऑफिस और एजेंसी ऑफ द अबव, क्लियर है कंसेप्ट। तो ये टाइप ऑफ पर्सन में किसको लगेगा, क्या ये लॉ प्राइवेट कंपनी को लगेगा, पब्लिक कंपनी को लगेगा, एलएलपी को लगेगा, किसको लगेगा, ये चीज अप्लीकेबल में लिखी जाती है, क्लियर है। तो एक्सटेंट कितने टाइप के होते हैं, 2, जियोग्राफिकल एंड अप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट। अप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट मतलब टाइप ऑफ पर्सन जिनको ये लॉ अप्लीकेबल हो सकता है, क्लियर है। सो स्कोप मतलब ब्रॉडर पर्पस, एक्सटेंट मतलब जियोग्राफिकल एक्सटेंट, और अप्लीकेबल टू टाइप ऑफ पर्सन। और तीसरा आता है कमेंसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कमेंसमेंट बच्चों, कौन सी ऐसी डेट है, कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन से ये लॉ अप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा, विच इज द डेट जिस दिन से लॉ अप्लीकेबल होना शुरू होगा। अब मैं आपको खास बात बोलूं, यही मैं आपको एग्जांपल बोल देता हूं बच्चों कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट 2013 का अगर एग्जांपल बोलूंगा ना, वैसे भी हमको यही देखना है, इसका हिस्ट्री वगैरह देखना है, तो इसी का एग्जांपल दे देता हूं, लाइव एग्जांपल, जो पढ़ना है उसी को पढ़ना है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल कैसे हुआ डेट वाइज, में 3 डेट्स आपको बोलता हूं। पहला डेट था 12 सितंबर 2013, ये डेट मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। दूसरा डेट था 1 अप्रैल 2014, ये डेट मैंने आपको अभी तक नहीं बोला, आज बोल रहा हूं। और तीसरा था 2015 में कुछ जून से लेके सितंबर तक के मंथ, पूरे मंथ ही थे जिसमें अप्लीकेबिलिटी आया था। अब मैं आपको खास बात बोलूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना, बड़े अच्छे से, मैं आपको प्रीएम्बल बोल रहा हूं किस तरीके से अप्लीकेबल हो रहा है। कंपनीज एक्ट में मैंने आपको बताया था, सबको बताया था, मुझे एक सवाल का जवाब देना, कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे। भुलक्कड़ लोगों बताओ, कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने थे, मैंने नंबर कितना बताया था कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस का, फटाफट बताइए, सुनना है मेरे को। 98 नहीं, 470, शानदार 470। मैंने 98 कल के लेक्चर में बोले थे, 98 अप्लीकेबल हुए, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस है। तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद, जिन लोगों ने 470 लिखा है जबरदस्त। सो कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है बच्चों, तूफान, यश, प्रद्युम्न, ऋषि, चिन्मय, चिन्मय नहीं, हर्षिता, उमंग, उसके बाद में करण, श्रीनिवास, रजनी, सबका बराबर है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 470, तेजस, सुरभि, ईशा। सो 470 सेक्शन में से 12 सितंबर 2013 को पूरे इंडिया में जो सेक्शन एप्लीकेबल हुए वो थे सिर्फ 98। 470 में से सिर्फ 98 एप्लीकेबल हुए थे। फिर 1 अप्रैल 2014 को 470 सेक्शंस में से 183 एप्लीकेबल हुए। कितने एप्लीकेबल हुए, 183 सेक्शन। मतलब अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 1 अप्रैल 2014 तक एप्लीकेबल हो गए थे नियरली 281 सेक्शंस। 281 मतलब 280 ही पकड़ते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस जो एप्लीकेबल हुए थे। उसके बाद में जो नंबर ऑफ सेक्शंस बचे नियरली 190, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 190 सेक्शंस बचेंगे, बराबर है। सो 190 के आसपास रफली
जितने भी सेक्शन बचे वो सब के सब अप्लाई हुए हैं 2015 जून से लेकर सितंबर मंथ में। कंपनीज एक्ट 3 फेजेस में अप्लीकेबल किया गया था। दिस वाज अ फेज 1, दिस वाज अ फेज 2 एंड दिस वाज अ फेज 3। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसे कहते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया किस तरीके से लॉ कमेंस होता है। आइडिया क्लियर है बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। अब मैं चाहूंगा कि ये चीज को आपको बच्चों अप्लीकेबल करना है। 189 190 के आसपास रफली, मतलब 189 सेक्शंस अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब ये चीज को आपको कॉपी करना है। अब आप इसको कॉपी कैसे करोगे ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैं रजिस्टर खुद ही लेता हूं, आपको लिखने के लिए समय मिलेगा, जस्ट वेट फॉर इट। कॉपी कैसे करना है मैं बोलता हूं। रजिस्टर के 2 जॉइंट पेजेस लेने हैं। ये आपका रजिस्टर है, इसके 2 जॉइंट पेजेस लेने हैं और ये पूरा चार्ट ऐसा लंबा आएगा यहां पे। अब जो मैंने लिखा है हिस्ट्री, ये पहले इधर लिखना, फिर उसके बाद में प्रीएम्बल ऐसे लिखना, फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर आएंगे, ये पूरा चार्ट आपका यूटिलाइज होगा। कहीं अगर इधर की पूरी जगह ये खत्म हो गई तो नीचे थोड़ी सी ब्लैंक जगह जो बचेगी उसके अंदर आप लिख सकते हो, पर एक पूरे व्यू में आपका एक लंबा चौड़ा चार्ट बनेगा फॉर द पर्पज ऑफ कंटेंट्स ऑफ लॉ का। ठीक है, चलो इसको कॉपी करना शुरू करो फटाफट। गो फॉर इट फास्ट। मैं समय दे रहा हूं लिखने के लिए, 2 मिनट के अंदर इसको कॉपी कर लेना। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आ रहा है क्या? मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, नहीं तो मैं सस्पेंस में ही मर जाऊंगा। समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। चलो फटाफट लिखिए। लाइफ ऐसी हो गई है मस्त, एक सरप्राइज दिखाओ आपको जिंदगी में। ये देखिए, पानी पीने के लिए हम बाहर जाते हैं तो हमारे जो चिरंजीव है वो आ जाते हैं सामने। कौन है नीले? कौन है? शो तो कौन है? ये मेरे को लेके चलो, मेरे को लेके चलो। झाला आता बाबा लेक्चर घ्यायचं आहे बेटा। हाय करून टाक सगळ्यांना। हाय, हेलो, हाय। वही वो फिलहाल नींद से उठा है तो थोड़ा सा शौक में है, क्या कर रहे पप्पा ऐसे टीवी स्क्रीन के ऊपर सोच रहा है। चलो फटाफट लिखिए। लड़कियां लड़कियां तो लगे ओ सो क्यूट है। चलो तुला क्यूट म्हणतात आहे, तेरे पापा का चेहरा देख, पत्थर जैसे दिखता है, तेरे को सब क्यूट बोलते हैं। चलो लिखो फटाफट फटाफट, 1 मिनट में वापस आ रहे हैं हम। कंप्लीट करो इसको। चला जा।
सो नीले भी सबको हाय बोल रहा है। आजकल के बच्चे इतने शातिर हो गए हैं। बाहर गया, उसने पकड़ लिया मेरे को, पैर वैर पकड़ लिया, बोले मेरे को अंदर ही आना है, देखना क्या कर रहे हो तुम। और ये बाहर रो रहा है, तुमको आवाज भी आ रही होगी रोने की। चलो डन। लिखना हो गया? नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बताइए बच्चों। बोलता नहीं है अभी बेटा अनुज, वो बहुत छोटा है, अभी तो 1.25 साल का ही हुआ है। और निलय का बर्थ डेट भी बहुत भारी है। निलय का बर्थ डेट है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर, गांधी जयंती नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, और उस दिन ड्राई डे भी होता है। चलो स्टिल राइटिंग, लिखो लिखो फटाफट। इसके बाद 2 अक्टूबर में पूरे देश में हमारे तरफ से पार्टी। एस मीन शॉर्ट टाइटल होता है। हाँ, ये भी एक चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं। कई सारे लोग या कई सारी सिचुएशन में आपने सुना होगा एस का मतलब शॉर्ट टाइटल होता है। अब एक्चुअली शॉर्ट टाइटल जो चीज है, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो शॉर्ट टाइटल मतलब नेम ऑफ एक्ट होता है। मतलब अगर आपके नाम कंपनीज एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये इसको भी वो शॉर्ट टाइटल बोलते हैं। फेमा का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इसको भी शॉर्ट टाइटल ही बोलते हैं। एक सीए फाइनल पे आपको लॉ आएगा सरफेसिया, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। नाम लेते लेते दिन खत्म हो जाता है, उसको भी ये शॉर्ट टाइटल ही बोलते हैं। तो शॉर्ट टाइटल लॉजिकली मेरे को अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, तो मैं वैसी चीजें पढ़ाता भी नहीं जो आपके लॉजिक के अंदर बैठे भी ना। क्लियर है? पर बहुत सारे लोग ऐसे शॉर्ट टाइटल बनाते हैं, बट इट्स रादर बेटर कि मैंने जो आपको डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से ही चलिए। नालायक प्रियांशु, अभी से सोच लो उसको बिगाड़ने का। लिखना होने के बाद बोल देना प्लीज। एटीन बर्थडे पार्टी खराब हो गया बोले उसका, 2 अक्टूबर को बर्थडे हुआ है तो। कैसे लोग हैं ना। चलो ये हो गया सबका, आई होप सो लिख हो गया होगा। नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए फटाफट, आगे बढ़ना जरूरी है, इतना समय हम दे ना पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, 2 फैक्टर हमारे हो गए, हिस्ट्री और प्रीएम्बल। हिस्ट्री और प्रीएम्बल फैक्टर होने के बाद में मैं थर्ड फैक्टर के ऊपर जंप कर रहा हूं बच्चों। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये फैक्टर आपके दिमाग में जहन में बैठना चाहिए। फाइनल लेवल पे भी पढ़ाना पड़ता है इस चीज को, ठीक है? मतलब फाइनल के बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ता है। प्लीज कृपया अगर आप फाइनल के वक्त मेरे पास आओगे तो इन चीज को समझ के आना। इसके ऊपर ज्यादा समय हाँ ना दे पाएंगे, फाइनल का कोर्स ही समंदर जितना है। सो अभी मैं जा रहा हूं थर्ड फैक्टर के ऊपर, और थर्ड फैक्टर का बच्चों नाम है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस तो आपने पढ़ी होगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो टू सबसेक्शन नंबर ए, ऑफर, टू बी, एक्सेप्टेंस, टू सी, प्रॉमिस और प्रोमिसी, सी पर से प्रोमिसी, टू डी कंसीडरेशन, टू ई एग्रीमेंट, टू एफ पता नहीं, टू जी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, टू एच कॉन्ट्रैक्ट, टू आई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, टू जे। देखे थे ये सब डेफिनेशन? बोलो यस और नो। सो ये जो डेफिनेशन है आपने कॉन्ट्रैक्ट के देखे, वैसे ही डेफिनेशन हर एक एक्ट में होते हैं। डेफिनेशन मतलब क्या? द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन लॉ, इसे हम कहते हैं डेफिनेशन। नॉर्मली इन डेफिनेशंस को बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 2। इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैं इसके अंदर सिलेबस की भी बात करूंगा। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, बहुत काम की चीज दे रहा हूं बच्चों। डेफिनेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक कॉमन वर्ड्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स। एक होते हैं कॉमन वर्ड्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स मतलब क्या? कॉमन वर्ड्स मतलब डे का मीनिंग क्या है,
वीक का मीनिंग क्या है, मंथ का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, टाइम का मीनिंग क्या है। ये कॉमन वर्ड्स हो गए जो डे टू डे लाइफ में हम सब लोग यूज करते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डे का मीनिंग है भैया कि भैया रात को 12 बजे से, इंग्लिश टर्म में, हिंदू टर्म में अलग चीज हो जाती है। रात को 12 बजे से लेके दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक हम डे मानते हैं। हिंदूज के हिसाब से मॉर्निंग 6 o'clock जब से सूर्योदय होगा वहां से लेके नेक्स्ट डे के सूर्योदय तक के डे माना जाता है, पर हम इंग्लिश वाला मानते हैं। तो डे का मीनिंग रात को 12 से नेक्स्ट दिन का 12। पर ये चीज हमें पता है, ये चीज लिखी कहां है लॉ में? लॉ वाले तो पूछेंगे ना। समझो मैं लॉ फॉलो कर रहा हूं और किसी ने बोला कि एक दिन में इसको फाइल करना है या 30 दिन में इसको फाइल करना है, 30 डेज में फाइल कर दो। मैं बोलूंगा डे कौन सा? मेरे हिसाब से डे का मतलब है 80 आवर्स का डे। मेरे हिसाब से डे का मतलब है मंगल ग्रह के ऊपर जितने घंटों का दिन बनता है वो दिन। तो डे का डेफिनेशन लिखा कहां है? ये कॉमन टर्म है। किसी ने मेरे को बोला दर्शन तेरे को ना 500 किलोमीटर तक के जाना है। अब मैं बोलूंगा यार 1 किलोमीटर आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर में 4000 मीटर आते हैं। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो हर एक बंदा खुद का डे का मीनिंग, खुद का वीक का मीनिंग, खुद का मंथ का मीनिंग लेके घूमेगा, जो सही नहीं है। तो ये जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, ऐसे जितने भी कॉमन वर्ड्स होते हैं जो डे टू डे में यूज किए जाते हैं, इन सब का डेफिनेशन सभी लॉज के लिए, फॉर ऑल लॉज, इसका डेफिनेशन दिया जाता है। हमारे सिलेबस में एक एक्ट है, उसका नाम है द जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल मतलब कॉमन वर्ड, क्लॉजेस मतलब वर्ड्स या फिर टर्म्स। जनरल क्लॉजेस एक्ट करके हमारे सिलेबस में एक लॉ है अदर लॉज के अंदर, जिसके अंदर हम ये सब कॉमन वर्ड का मतलब इतना वाहियात लॉ है, उसके अंदर आपको डे, वीक, मंथ, डिस्टेंस, टाइम, जेंडर, सेक्स, इन सब चीजों का डेफिनेशन दिया जाएगा। इतना खतरनाक लॉ है, मतलब वो लॉ पढ़ते पढ़ते तो आपको मजाक, मतलब आप सिलेबस की बुक खोल के देखो तो आप हंसना शुरू कर दोगे। ऐसी ऐसी चीजों के उसके अंदर डेफिनेशन है। गवर्नमेंट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है आंसर? तो इसको दिया जाता है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। ये सभी लॉज के लिए, ये चीज को मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा, ये सभी लॉज के लिए, किसी स्पेसिफिक लॉ के लिए ना मुन्ना ना, ये सभी लॉज के लिए। इंडिया में जितने भी लॉज बनेंगे उनमें कोई इनमें से कॉमन वर्ड यूज होता है तो ये उन लॉज के लिए, सभी लॉज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? द जनरल क्लॉजेस एक्ट इंडिया के डेफिनेशंस का एक, कॉमन वर्ड्स और कॉमन टर्म्स का एक झुंड, ये दिया गया है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। यह है कॉमन वर्ड्स के लिए। फिर आते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स। स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक व्हाट? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक स्पेसिफिक टर्म है। इसका मतलब क्या होगा? उसके बाद में और स्पेसिफिक टर्म, कंपनी का मतलब क्या होगा? कंपनी इज अ स्पेसिफिक टर्म। एलएलपी का मतलब क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या होगा? डायरेक्टर का मतलब क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होगा? सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होगा? ओपीसी का मतलब क्या होगा? प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होगा? ये स्पेसिफिक वर्ड्स है। इन स्पेसिफिक वर्ड्स को डिफाइन किया जाता है इन दैट स्पेसिफिक लॉ, इन दैट स्पेसिफिक लॉ। और नॉर्मली, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूं, नॉर्मली इट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2। नॉर्मली इट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर कौन सा है? 2। पर ये हमेशा नहीं है। मुझे कुछ ऐसे भी लॉज पता है जिनके डेफिनेशन सेक्शन 5 में है। अगर आप देखो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसका ईयर है 1949, उसके डेफिनेशन है सेक्शन 5 में। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, सीए फाइनल पे आपको ये लॉ आएगा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, जिसके डेफिनेशन है सेक्शन 5 में। क्लियर है? नॉर्मली सेक्शन 2 में होता है, ये मानता हूं, पर हर बार नहीं। इसको नॉर्मली करके ही लिखना बच्चों। आइडिया क्लियर है? ये होता है डेफिनेशन। इसके ऊपर से मेरे को एक बहुत जबरदस्त चीज याद आई है, जबरदस्त चीज, वो मैं आपको थोड़ी सी समझा दूं। ठीक है, 2 मिनट के लिए पूछता हूं, बताना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर कौन सा है बच्चों? बोलो एक बार। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर 1949। आपको पता है 1949 ईयर में खास बात क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर है 1949, बराबर है। 1949 ईयर की एक और खास बात है, और ये तुमको पता ही होनी चाहिए, नलायकों, सबको पता होनी चाहिए। हाँ, हालांकि जो सीएस वगैरह कर रहे हो उनको नहीं पता रही तो भी चल जाएगा, सीए में कर रहे हो उनको नहीं पता रही तो भी चल जाएगा, लेकिन सीए के जो नलायक बच्चे हैं उन सबको ये चीज पता होनी चाहिए। आपको शायद नहीं पता, 1949 इज अ ईयर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट
1949। और आपको शायद नहीं पता चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का ईयर है UNTA। मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग अपने बहुत जबरदस्त होते हैं। ACCOUN, अकाउंटेंट की स्पेलिंग भूल गया मैं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, इसको मेरे को माफ कर देना। मेरे स्पेलिंग हमेशा मेरे को इंग्लिश के लॉजिक ही समझ में नहीं आते, ऐसे खतरनाक। उसमें पेन भी बंद पड़ गया। लो, कोई चाइना चाइना नहीं बोलेगा। दूसरा ही पेन निकालना पड़ेगा लग रहा है जिंदगी में। इसके अंदर भी सेल नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का ईयर भी कौन सा है बच्चों? 1949 ईयर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का। यह भी चीज आपने याद रखना है। अब यहां पे मेरे को ना इंग्लिश लैंग्वेज में इतना तकलीफ जाता था बचपन में, मेरे को प्रोनाउंसिएशन समझते ही नहीं थे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्ड ले लो कोड। कोड का स्पेलिंग क्या होता है? CODE, ठीक है। लोन, लोन भी कोड जैसा ही प्रोनाउंसिएशन, उसका स्पेलिंग क्या होगा? LOAN। ऐसा क्यों? अच्छा, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का स्पेलिंग कैसे शुरू होता है? P से। साइकोलॉजी कहना चाहिए उसको, पर कहते नहीं है लोग, ठीक है। ये भी नहीं चल रहा, मतलब आज क्या चल क्या रहा है? फॉक चल रहा है। मम्मी, मम्मी क्यों नहीं चल? हाँ, ACCOUNTANTS, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। ईयर कौन सा? चाइना चाइना नहीं बोलेगा। देखो लगे कमेंट के अंदर सब भिड़ गए। अच्छा, इतना ही कमेंट के अंदर भिड़ रहा, मुझे एक सवाल का जवाब देना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का ईयर है 1949, बराबर है। और आपने शायद सुना होगा कि हमारा CA डे जो मनाया जाता है, CA डे, ये CA डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है पता है आपको? इस दिन डॉक्टर डे भी मनाया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंजीनियर्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है। क्यों 1 डे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अप्लीकेबल होना शुरू हुआ था। मैंने फाउंडेशन के अंदर ये चीज बताई थी बच्चों को ऑलरेडी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में बना। अब मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, जो लोगों ने फाउंडेशन मेरे से नहीं पढ़ा उनको बहुत बड़ा सवाल है, तुमको पता होना चाहिए। CA के बच्चों को, CS और CMA वालों को टेंशन नहीं है, बट फिर भी आप सुन लो, आप आपके भी ईयर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अप्लीकेबल हुआ 1950 से। 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लीकेबल हुआ। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा तभी तो पार्लियामेंट बनेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा तभी तो पार्लियामेंट बनेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही नहीं है तो पार्लियामेंट बनेगा कहां से? और पार्लियामेंट बनेगा तो लॉ बनेगा। पार्लियामेंट होगा तो लॉ बनेगा, क्योंकि हमने पूरा लॉ पास होने का प्रोसेस देखा है। तो मेरा सवाल है 1947 से लेकर 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, तो पार्लियामेंट नहीं था। पार्लियामेंट नहीं था तो लॉ नहीं था। तो मेरा सवाल है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट किसने बनाया? 1949 में कौन आया था जो इसको बना के चला गया? ब्रिटिशर्स मत बोलना, वो 47 में ही छोड़ के चले गए थे। 49 में ये लॉ हमारे लिए किसने बनाया? जो समझा दे मैं उसको मान जाऊँ जिंदगी में। मैंने जिन लोगों को फाउंडेशन में आंसर दिए, नालायक लोगों, वो फटाफट फटाफट यहाँ पे आंसर दिए जा रहे हैं। शानदार तूफान। अगर फाउंडेशन की चीज़ आपको याद है और किसी को अगर नहीं पता तो कमेंट्स में पढ़ लीजिए, सब बच्चों ने बोल के रखा है। 1947 से लेकर 1950s तक हमने एक चीज़ का गठन किया था, उस चीज़ को कहा जाता था प्रोविजनल असेंबली। उस चीज़ को कहा जाता है प्रोविजनल असेंबली। और ये प्रोविजनल असेंबली मतलब प्रोविजनल पार्लियामेंट था, जिसके अंदर हमने फ्रीडम फाइटर्स को बिठाया था। इंडिया के तमाम फ्रीडम फाइटर्स 1947 के बाद में हमने इसको बिठाया, क्योंकि 47 के बाद इंडिपेंडेंस मिलने का तो उनको कोई काम ही नहीं बचा था। फ्रीडम तो मिल गया, आप काम क्या करेंगे? तो हमने इनको प्रोविजनल असेंबली में बिठा दिया। उसमें से मैक्सिमम लोग पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गए और उनको भी एक अच्छा इंडिया को चलाने का मौका मिला। ऑब्वियसली उनका हक भी बनता था, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए झगड़े थे, तो उन्हीं को हमने प्रोविजनल असेंबली में बिठाया। उसी के बाद कुछ लोग पॉलिटिक्स में एंटर हो गए, इलेक्शन में चुने गए, बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर चुने गए, तो ऑटोमेटिकली इंडिया के पार्लियामेंट की घटना हुई। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए, सीए के बच्चों को प्राउड फील होना चाहिए, सीए के सभी बच्चों को, कि भैया हम लोगों को फ्रीडम फाइटर्स ने राइट दिया है, फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया के राइट दिया है कि हम इंडिया में एज अ साइनिंग ऑडिटिंग अथॉरिटी करके काम करें। ये आपको पता होना चाहिए।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? प्रोविजनल असेंबली में ये चीज हुई थी, क्लियर है? सीएस के ईयर उसके बाद में आए, सीएमए वालों के ईयर उसके बाद में आए, तो उनके लिए तो नॉर्मल पार्लियामेंट वाला ही पासिंग का प्रोसेस था, क्लियर है? ये चीज को भी, पर साइनिंग अथॉरिटी मिल रही है उससे मतलब है, सीए को मिले, सीएस को मिले, सीएमए वालों को मिले, ये चीज को आपने याद रखना, प्रोविजनल असेंबली, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होगी, ये आपने कमेंट में बताना कि आपको पता था या नहीं पता था, ये चीज को याद रखना। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1949, क्लियर है? और प्रोविजनल असेंबली में हमने ये लॉ को अप्लीकेबल किया था फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू। ये मेरे को बैंकिंग रेगुलेशन 1949 से याद है, इसलिए बोल दिया। वैसे एक और खास बात बोलूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वो लोगो है, वो पंछी वाला, याद है? कबूतर नहीं है, नालायक को कबूतर नहीं है, कबूतर लिखेंगे अब कुछ लोग, मेरे को मालूम है जिंदगी में कबूतर लिखेंगे, चिड़िया लिखेंगे, मैना लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, शर्म करो जिंदगी में। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वो जो लोगो है कबूतर वाला नहीं है, वो लोगो है ईगल का, यह एषः सुप्तेषु जागर्ति। उस लोगों के नीचे एक वृद्ध वाक्य होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक वृद्ध वाक्य होता है, यह एषः सुप्तेषु जागर्ति। व्हाट डू यू मीन बाय यह एषः सुप्तेषु जागर्ति? ये सब लोग जब सोते हैं तो ये जागते रहता है, ये अगर सोया भी है तो ये विजिलेंट है, ये हमेशा देखते रहता है, नींद में भी ये देखते रहता है। हमारी हालत तो ऐसी ही होती है, हाँ है ना सीएस की? इतने हम विजिलेंट है, इट शोज दैट हम कितने विजिलेंट है, कितना फोकस है कि भैया आपको लग रहा है हम सो रहे हैं पर हम सो नहीं रहे, हम देख रहे हैं, क्लियर है? हालांकि स्टूडेंट्स का एकदम अपोजिट सिचुएशन बनता है, यह एषः जागर्ति सुप्तेषु, क्लियर है? स्टूडेंट्स तो जागते हुए दिखते हैं, आपको लगेगा स्टूडेंट जाग रहा है पर स्टूडेंट जाग नहीं रहा है, स्टूडेंट सो रहा है, क्लियर है कंसेप्ट? हाँ है ना, बराबर है, एकदम सही बोला होगा मैंने। चार्टर्ड अकाउंटेंट सोते हुए भी जागता है, स्टूडेंट जागते हुए भी सो सकता। टैलेंट है भाई जिंदगी में, याद रखना। और वो जो लोगो है इंडिया का, जो अपना आईसीआई का लोगो है, वो बनाया था एक लोगो बनाने वाले इंसान ने, जिसने दुनिया के 300 से 400 लोगोज बनाए हैं, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अलग अलग ऐसे ही एंटिटीज के, और उनका नाम है अरबिंदो, ठीक है? अरबिंदो ने ये लोगो क्रिएट किया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ही शायद सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट का भी शायद किया है, ठीक है? ये चीज को आपने याद रखना। सीएमए इंस्टीट्यूट का तो वो नंदादीप वाला, जो नंदादीप रहता है ना समय वाला, वो लोगो है। सो अच्छे अच्छे लोग हैं, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है? सो थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको पेल दिया इन इंस्टीट्यूट के बारे में, इसको थोड़ा सा याद रखना। वापस आते हैं डेफिनेशन पे, तो मुझे फटाफट बताइए, डेफिनेशन मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग बताना जरूरी है। उसके अंदर कुछ वर्ड्स कॉमन वर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। कॉमन वर्ड्स ये कौन सा एक्ट में दिए गए हैं? जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर दिए, हमारे सिलेबस में है। स्पेसिफिक वर्ड्स ये उस लॉ में दिए जाते हैं, नॉर्मली कौन से सेक्शन नंबर में? सेक्शन नंबर 2 में, क्लियर है? लेकिन नॉर्मली ये हर बार सेक्शन 2 में होना जरूरी है क्या? नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन में सेक्शन 5 में, आईबीसी में सेक्शन 5 में है, और ये फ्यूचर में आपको आने वाला है। देखो बेटा, मैं आपको अभी से ऐसे पढ़ा रहा हूं कि जब आप सीए फाइनल पे जाओ तो आपको तकलीफ ना हो, ठीक है? तो सेंस है, क्योंकि इसके बाद आर्टिकलशिप करना है, उसके बाद में आपको सीए फाइनल करना है, तो ये चीज को याद रखना। थोड़ा हम स्लो जा रहे हैं बोल सकते हो, या थोड़ा कंटेंट में आपको ज्यादा रहा हो, पर याद रखना इतना कंटेंट आपको काम में आएगा। जो फाउंडेशन से मेरे पास आए उनको ऑलरेडी पता है कि कंटेंट किस लेवल का होना चाहिए, ठीक है? कंटेंट के बेसिस पे ही आप पास हो गए, ये चीज को याद रखना। अब ये जो दोनों टाइप के डेफिनेशन है बच्चों, दोनों टाइप की डेफिनेशन है, इसको बड़े अच्छे से ध्यान देना। ये दोनों टाइप की डेफिनेशंस को फर्दर और 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। डेफिनेशंस को और 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कॉमनली। डेफिनेशन एज पर ड्राफ्टिंग एंड डेफिनेशन एज पर कवरेज। अब ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, मेरे को मालूम है थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये आपको हेवी होगा। आई एम वार्निंग यू, ये आपको हेवी होगा। फिर मत बोलना सर समझ में नहीं आया, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके इसमें जाना पड़ेगा, क्लियर है? बहुत अच्छे से मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, ये हेवी होगा, पर अच्छे से समझना। इतना चीरफाड़ किसी ने नहीं किया होगा, इतना चीरफाड़ किसी ने नहीं किया होगा डेफिनेशन में, याद रखना। ड्राफ्टिंग की जो डेफिनेशन है बच्चों, वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक्ट बेस्ड डेफिनेशन, ड्राफ्टिंग की जो डेफिनेशन है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक्ट बेस्ड डेफिनेशन एंड दूसरी जो ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन दूसरे पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट बेस्ड डेफिनेशन? जो डेफिनेशन पूरे एक्ट में एप्लीकेबल की जाएगी, ड्राफ्टिंग के बेसिस पे होल एक्ट में जो डेफिनेशन यूज की जाएगी उसे हम एक्ट बेस्ड डेफिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने वर्ड यूज किया डायरेक्टर, डायरेक्टर वर्ड पूरे कंपनीज एक्ट में यूज होगा थ्रू आउट, या मैंने वर्ड यूज किया कंपनी, कंपनी वर्ड ये पूरे कंपनीज एक्ट में यूज होगा थ्रू आउट। तो कंपनी का डेफिनेशन दिया है 2 सबसेक्शन 20 में, यह है एक्ट बेस्ड डेफिनेशन, पूरे एक्ट में यूज होने वाला।
लेकिन कुछ डेफिनेशन होती है सेक्शन बेस्ड, जैसे किसी सेक्शन के अंदर किसी टर्म का मीनिंग लिखना है, जैसे किसी सेक्शन में लिख दिया कि प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड ट्रीज। अब प्लांट एंड मशीनरी में प्लांट का मतलब है फैक्ट्री, प्लांट एंड ट्रीज में प्लांट का मतलब है पेड़ पौधे। तो सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन नॉर्मली एक्सप्लेनेशन में लिखी जाती है, एक्सप्लेनेशन में लिखी जाती है सेक्शन खत्म होने के बाद कि इन दिस सेक्शन द वर्ड प्लांट मीन्स फैक्ट्री, इन दिस सेक्शन द वर्ड प्लांट मीन्स पेड़ पौधे। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन के अंदर इस डेफिनेशन को ड्राफ्ट किया जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जो सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन है ये इतना ही। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं ज्ञान ज्यादा पेल रहा हूं आज, आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे ज्ञान मैं ज्यादा पेल रहा हूं पर आपको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज मुझे एक बार बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है करके। ठीक है, और कमेंट के अंदर कमेंट करना बंद कर दीजिए, किसी ने भी क्वेरी पूछा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। पहले मुझे बताओ, ये जो ज्ञान पेल रहा हूं मैं, 118 बच्चे लाइव है, 120 बच्चे लाइव है, क्या ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं बच्चों? फटाफट बताइए प्लीज। ऐसा तो नहीं हो रहा सिर के ऊपर से जा रहा है बच्चों? क्योंकि आप मेरे चेहरे के सामने रहते तो चेहरा देख के पढ़ लेता था कि क्या एक्सप्रेशन है। जरूर समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, लगे रहना। ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। हाँ, एक बार वापस रिपीट कर दूं तेजस में, डोंट वरी, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सो हम कहां थे? डेफिनेशन में दो कॉमन वर्ड्स जनरल क्लॉज एक्ट में लिखे हैं, जैसे डे, वीक, मंथ, डिस्टेंस एक्सेट्रा। स्पेसिफिक वर्ड्स लॉ में अंदर लिखे होते हैं, क्लियर है? स्पेसिफिक लॉ में, नॉर्मली सेक्शन 2 में। अब ये जो दो टाइप के डेफिनेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक है ड्राफ्टिंग और दूसरी है कवरेज। ड्राफ्टिंग बेस्ड डेफिनेशन मतलब पूरे लॉ में एक ही वर्ड यूज हो रहा है, जैसे कंपनी, ये वर्ड पूरे कंपनीज एक्ट में अगर यूज हो रहा है तो हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में ड्राफ्ट करके रख देंगे पूरे एक्ट के लिए एक ही वर्ड। और अगर कोई सेक्शन बेस्ड वर्ड है जो सिर्फ सेक्शन में यूज हो रहा है, स्पेसिफिक सेक्शन में यूज हो रहा है, तो उसको हम सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं। क्लियर है? बस इसको आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, फिर दूसरा आता है बच्चों कवरेज बेस्ड डेफिनेशन। कौन सा बेस्ड डेफिनेशन? कवरेज। अब ये कतई जहर है, इसको बड़े अच्छे से ध्यान देना, मैं कलर यहां पे चेंज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव, और दूसरा है कवरेज बेस्ड डेफिनेशन इंक्लूसिव। आई गेस बहुत सारे लोगों को पता होगा, सुना होगा, नहीं सुना तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, कोई आपको ये बोलने नहीं वाला कि इधर से भी सीए इंटर की क्लास कर लो, पर ये बेस लेके जाओगे ना कोई तोड़ नहीं सकता। उल्टा ये हो सकता है कि आप इसके अंदर काफी अच्छे क्वेरीज क्रिएट करो कंसेप्चुअली। सो एग्जॉस्टिव ये एक पार्ट होता है और इंक्लूसिव ये पार्ट होता है। ये दो टाइप के डेफिनेशन होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। अब मैं आपके लिए चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेरे नोट्स खोलता हूं, फाउंडेशन के 1 मिनट के लिए नोट्स खोलूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स दिखाना चाहता हूं आपको, पर मैं सीए फाउंडेशन के मेरे कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स सिर्फ इसलिए खोलना चाहूंगा बच्चों कि आपको दिखाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किधर गया जिंदगी में, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सेल ऑफ गुड्स के है, कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनरशिप के दिख रहे, कॉन्ट्रैक्ट होल्ड। मतलब आपने कैसे डेफिनेशन ये पढ़े थे सीए फाउंडेशन में, ये मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, बाकी और कोई मकसद नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिए है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से आपकी, मैं जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन निकाल रहा हूं आपके लिए, सो दैट आपको समझ में आए कि भैया डेफिनेशन किस तरीके से दी जाती है। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इन डेफिनेशन में स्ट्रेट वर्डिंग आते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, प्रपोजल का डेफिनेशन है 2A वाला, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ऑब्टेनिंग हिज एक्सेंट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग द एक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में उसको प्रपोजल कहते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? अब यहां वर्ड्स क्लियर है कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो या आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो, और जब सामने वाले का आप उसके ऊपर कंसेंट लेना चाहते हो, हम इसको प्रपोजल कहते हैं। बराबर है? सिंपल एकदम। When the person, प्रॉमिस का डेफिनेशन, when a person whom the proposal is made signifies his assent, जिसको आपने प्रपोजल किया था उसने खुद ने हाँ बोल दिया, तो हम उसको प्रॉमिस कहते हैं, उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं कि भैया एक्सेप्टेंस आया। अब जब आपने ये दो डेफिनेशन समझो पढ़े, या आपने ऑलरेडी कई बार पढ़े होंगे, पर आपने जब ये दो डेफिनेशन पढ़े तो मुझे एक बात बताओ, ये डेफिनेशन खुद के बारे में क्लियर है? ये टू द पॉइंट बात करते हैं कि भैया अगर आपने आपका विलिंगनेस दिखाया कुछ करने का या ना करने का, और उसके ऊपर आपको हामी चाहिए, तो ये प्रपोजल हुआ। मैंने विलिंगनेस दिखाया आपको पढ़ाने का कि मैं यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, या फिर मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा आपको, ये मैंने मेरा विलिंगनेस दिखाया। आप
और मैंने इस हिसाब से विलिंगनेस दिखाया कि जितने भी बच्चे लाइव है 105 कि ये इसके ऊपर हां बोले, तो मैंने क्लियर डेफिनेशन रखा है कि मैंने विलिंगनेस दिखाया, आपने हां बोला, ये मैं प्रपोजल बोल रहा हूं। अब देखो इसमें प्रपोजल का कोई और मतलब नहीं निकल सकता। ऐसे जो डेफिनेशन होते हैं इन्हें नॉर्मली कहा जाता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब ये ब्रैकेट है भैया, ये इतना सा ही ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज लिखी है उतना ही मीनिंग है, ये छोड़ के दूसरा मीनिंग मत लेना। ये मीनिंग होता है एग्जॉस्टिव का। जैसे दोनों डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, ये दोनों डेफिनेशन में ये मीनिंग छोड़ के आप कोई दूसरा मीनिंग नहीं ले सकते। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। एग्जॉस्टिव जहां जैसे यहां पे बोला कि भैया मैंने आपको दिया है प्रपोजल, आपकी मुझे इसके ऊपर हामी चाहिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आप उसके ऊपर हामी भरिए, आप उसके ऊपर यस बोलिए, प्रपोजल है। अब इस सेंटेंस का और कोई मीनिंग नहीं निकल सकता, इसे हम प्रपोजल कहते हैं। क्लियर है? सो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बड़े अच्छे से याद रखना। मैं वापस जा रहा हूं अपने सिचुएशन के ऊपर। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन के लिए अगर मैं आपको वापस से, किधर गया ना, माय मिस्टेक, ओके। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन के लिए अगर मैं आपको वापस से एक और छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है, समझाने के हिसाब से। आई गेस यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। और एक बार, हाँ, गुड्स की डेफिनेशन भी एग्जॉस्टिव है। अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन देखो तो वो भी एग्जॉस्टिव है। चलो एक डेफिनेशन अपन खुद क्रिएट कर लेते हैं। मेरा एक सवाल है, दूध और अंडे, मिल्क एंड एग्स, मिल्क एंड एग्स, दूध और अंडे। मुझे एक बात बताओ, ये वेज है या नॉन वेज है? बताइए जरा कमेंट्स के अंदर, दूध और अंडे वेज है या नॉन वेज है? फटाफट बताइए, सुनना है मेरे को, अब भी चाहिए। दूध और अंडे, जैसे ही मैंने अंडे अंडे बोला होगा कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। मुझे एक बात बताइए, दूध और अंडे वेज है या नॉन वेज है? फटाफट बताइए। 105 के 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं सब बताइए, वेदर इट इज अ वेज और नॉन वेज। जो खाता होगा सर वेज है, जो नहीं खाता होगा नॉन वेज है। और कुछ जैन लोग होंगे, जैन लोग छी 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 सर क्या बोल दिया, ये क्लास तो मेरे को बिल्कुल नहीं करनी, टीचर ही बेकार है। हाँ ना? अरे बोलो, सो गया क्या? वेज है या नॉन वेज है? एक नॉन वेज है, कुछ लोग वेज बोल रहे हैं। चलो गुड, जो भी होगा, मेरे को इससे कोई लेन देन नहीं है। वेज है नॉन वेज, आप खा सकते हो तो खाओ, नहीं खा सकते हो तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बोलना चाहूंगा कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा शांति से और थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से। मैं अगर वेज की डेफिनेशन बना रहा हूं, हम डेफिनेशन किसकी बना रहे हैं? वेज की। और मैं वेज की डेफिनेशन बना रहा हूं और मैं ऐसे लिखता हूं, वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम और एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर। बेली को क्रीपर ही कहा जाता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रीपर। मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं था, मेरे को बताना कमेंट्स में, क्रीपर ही कहा जाता है या क्लाइंबर। सो मैंने डेफिनेशन बना दी, वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर। इसे मैं वेज बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया सर मिल्क वेज है, एग नॉन वेज है, जो भी तुम्हारा जो भी सद्भावना रहेगी उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां डेफिनेशन बता रहा हूं, वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर। ठीक है, यहां मैंने देखो वर्ड यूज किया मीन्स, और मैंने क्या बोला कि भैया अगर कोई फ्रूट है, कोई रूट है, कोई लीव है, कोई स्टेम है, या प्लांट या ट्री या बेली का, क्रीपर का कोई भी पार्ट है, वो वेज है। मतलब झाड़ों से रिलेटेड कोई भी पौधे या कोई भी बेली, इनसे रिलेटेड कोई भी पार्ट हो तो उसे हम वेज कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन बनाया। अब मुझे इस चीज का जवाब देना, इस डेफिनेशन के हिसाब से, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। एक सिंपल सवाल है, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या मिल्क और एग्स वेज में गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे? सिर्फ इस डेफिनेशन के हिसाब से। यही अगर वेज का डेफिनेशन है तो क्या मिल्क और एग्स वेज का पार्ट है या नहीं है? मुझे एक बार जवाब देना, कमेंट्स में बताइए, क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क और एग्स वेज का पार्ट है? फटाफट बताइए। मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं था बेटा, मैं तो हिंदी मीडियम से था। सो क्या ये वेज का पार्ट है? नहीं, सब जन नहीं बोल रहे। शानदार तूफान, तुमको डेफिनेशन समझ में आ गई। क्योंकि देखो मिल्क और एग्स ये इस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रूट, रूट, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री कवर्ड है इसके अंदर सिर्फ। मुझे बताओ
दूध ये झाड़ का पार्ट है, झाड़ दूध देता है? नहीं, ची ची ची, कैसी चीजें कर रहे हो? झाड़ के ऊपर अंडे लगते हैं? ऐसा हो गया कि पहले फूल आया और फिर फूल कन्वर्ट हो गया फल में, और वो फल निकला अंडा, और कुछ दिनों बाद उसमें से एक चूजा बाहर निकला मुर्गी का। ऐसा होता है ना? ये कभी नहीं होता। क्लियर है कंसेप्ट? तो दूध, झाड़ दूध नहीं देता और झाड़ के ऊपर अंडे भी नहीं लगते, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क और एग्स ये वेज का पार्ट नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? तो जब मैं वर्ड यूज करता हूं मीन्स, जैसे वर्ड में यूज करता हूं, या मैं कोई वर्ड यूज नहीं करता, तो उसके बाद में जो कंटेंट आता है ब्रैकेट में, मीन्स के बाद जो भी कंटेंट आएगा पूरा, ये कंटेंट ही वेज माना जाएगा। इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव मतलब कि भाई इतना ही है, बस इतना ही है डेफिनेशन में। फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री, बस इतना ही है, बस। इसे हम वेज कहते हैं कि भैया मीन्स के बाद जितना लिखा बस वही वेज है, इसके बाद में कुछ भी वेज नहीं है, इसे हम वेज कहते हैं। क्लियर है? इसे हम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहते हैं। क्लियर है? एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट कर दिया भैया, फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री, बस एग्जॉस्ट हो गया, दैट्स ऑल। इतना ही वेज है। समझ में आया क्या? पहले मुझे एक बात बताओ, समझ में आया क्या? कमेंट में बताओ फटाफट, समझ में आया क्या? उसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, मतलब नहीं बढ़ूंगा तो मर्डर के भी धमकी क्यों ना दो, मैं नहीं बढ़ेगा। समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। जबरदस्त, सबको समझ में आया तो हम खुश है जिंदगी के अंदर। 110 बच्चों के 110 बच्चों को समझ में आना चाहिए अपन क्या बोल रहे हैं जिंदगी में। ठीक है, चलो ये समझ में आया। अगर तुमको एग्जॉस्टिव समझ में आया तो इंक्लूसिव कोई बड़ी बात नहीं है, इंक्लूसिव एकदम सिंपल है। चलो अब मैं अगर ऐसा कहता हूं कि वेज इंक्लूड्स, जबरदस्त, सबको समझ में आया। राम, उमंग, ईशा, तेजस, मगर, अंशुल, अंशिका, आकाश, केतन, शिवम, जी, नल, शिवम, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं लिखता हूं वेज इंक्लूड्स, देखो वर्ड मैंने क्या यूज किया है? इंक्लूड्स। वर्ड क्या यूज किया है? इंक्लूड्स। और इसके बाद में मैं पूरा डिफिनेशन नहीं लिखता, सिर्फ मैं क्या लिखता हूं? वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स। जैन लोगों को मैं ऑलरेडी सॉरी बोल दूं, जैन लोग वेरी सॉरी, मेरे को इंक्लूड करना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए, आई एम वेरी सॉरी। कितने लोग जैन है बताइए मुझे एक बार जरा, आई एम वेरी सॉरी। सो अगर मैं लिखता हूं वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने क्या लिखा? वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स। वेज में मिल्क और एग्स भी आते हैं। अब इंक्लूड वर्ड हम कब यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, तुम 111 लोग हो, 110 लोग हो जो इस लाइव लेक्चर को देख रहे हो, तो मैं तुमको क्लास बोल सकता हूं, यू आर माई क्लास। माई क्लास मीन्स दोज हु आर लाइव। 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 कह रहे जो लाइव है अभी इस वक्त, वो मेरा क्लास है। बराबर है? बराबर है। पर आगे जो देखेंगे, ये लेक्चर अपलोड होगा, फिर अपलोड होने के बाद जो लोग देखेंगे वो भी तो मेरा क्लास है। तो मैंने क्या लिखा? माय क्लास मींस दोज हु आर लाइव। जितने भी 110 बच्चे लाइव है वो मेरा क्लास है, वो मींस में आया। माय क्लास मींस दोज हु आर लाइव, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हुआ। जो अभी लाइव है वो मेरा क्लास है। बराबर है? जो अभी लाइव है वो मेरा क्लास है, जो अभी मुझे देख रहे हैं वो मेरा क्लास है। ये मींस एग्जॉस्टिव हुआ। पर अगर मैंने इसके एडिशन में ये बोल दिया, माय क्लास मींस दोज हु आर लाइव and my class includes those who will watch the lectures, those who will watch the lecture। अभी नहीं है, अभी नहीं है, पर अगर आगे कोई मेरा लेक्चर देखेगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा मेरे क्लास में। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये कहूंगा my class includes those who will watch the lectures, अगर मैंने ये बोला my class includes those who will watch the lecture, तो इसका मतलब क्या ये है कि जो लाइव देख रहे हैं अभी मेरे क्लास को, वो मेरे क्लास का पार्ट नहीं है? जरा बताइए मुझे। अगर मैंने बोला माय क्लास इंक्लूड्स दोज हु विल वॉच द लेक्चर, जो फ्यूचर में लेक्चर देखेंगे वो इंक्लूड है, तो क्या इसका मतलब यह है जो अभी देख रहे हैं वो मेरा क्लास नहीं है? जो अभी देख रहे हैं वो तो क्लास है ही, जो अभी देख रहे हैं वो तो क्लास है ही, जो अभी 110 116 लोग लगे पड़े हैं वो तो क्लास है ही। पर मैं इंक्लूड कर रहा हूं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि आगे जो मेरा क्लास देखेंगे वो भी मेरा क्लास है। बस वैसा ही डेफिनेशन है। माय क्लास मीन्स दोज हु आर लाइव, जितने लोग लाइव है 118 120 लोग लाइव है, वो मेरा क्लास है। पर मैंने आगे क्या बोला? माय क्लास इंक्लूड्स दोज हु विल वॉच माय लेक्चर। अब जब मैंने बोला माय क्लास इंक्लूड्स दोज हु विल वॉच द लेक्चर, जो अभी लाइव है वो क्या क्लास नहीं है? वो भी तो क्लास है, वो भी तो क्लास है। ये होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो जब मैं ये कहता हूं वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स, तो क्या इंक्लूड्स वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स के हिसाब से वेज में सिर्फ मिल्क और एग्स ही आएंगे? क्या वेज का मतलब सिर्फ दूध और अंडे ही है? ना,
जब मैं कहता हूं वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स, इसका मतलब है कि वेज में ये सब तो आता ही है, जो अज्यूम्ड है वो तो आता ही है, जो लाइव बच्चा है वो तो है ही, पर हम इंक्लूड्स वर्ड्स में क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इसके अंदर हम मिल्क और एग्स को भी ऐड करना चाहते हैं, हम मिल्क और एग्स को इसके अंदर एक्सटेंड करना चाहते हैं। मिल्क और एग्स ग्रे एरिया है, देखो बहुत सारे लोगों ने इसको वेज बोला था, बहुत सारे लोगों ने इसको नॉन वेज बोला, ये ग्रे एरिया है, ना ये व्हाइट है ना है ब्लैक है। तो जब आप किसी ग्रे एरिया को इंक्लूड करते हो, जो बच्चे मेरा आगे क्लास देखेंगे वो ग्रे एरिया है, पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, पर मुझे उनको क्लास में इंक्लूड करना है, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? इंक्लूड्स। तो जब मैं वर्ड यूज करता हूं बच्चों इंक्लूड्स, जब मैं वर्ड यूज करता हूं बच्चों इंक्लूड्स, उसके दो मतलब निकलते हैं। एक होता है अजम्पशन, अज्यूम, एक होता है अजम्पशन, जिसमें मैं अज्यूम करता हूं, जिसमें मैंने ये डेफिनेशन पूरी अज्यूम कर ली बच्चों। जब मैं इंक्लूड वर्ड यूज किया ना, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भैया वेज का मतलब तो ये है ही, वेज का मतलब ये है ही, मेरे क्लास में जो लाइव है वो तो लाइव है ही, वो तो क्लास है ही, पर ऊपर से सेकंड चीज में देता हूं क्लैरिफिकेशन, ऊपर से मैं सेकंड चीज देता हूं क्लैरिफिकेशन, और क्लैरिफिकेशन है बच्चों ये चीज है, मिल्क एंड एग्स इज अ क्लैरिफिकेशन। ये मैंने क्लैरिफाई किया है कि ये भी मेरा क्लास है, कि जो मेरा लेक्चर देखेंगे वो भी मेरा क्लास है। ये है एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव डेफिनेशन। इतना क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर होना चाहिए तो तुमने पढ़ा है, अदरवाइज तुमने कुछ नहीं पढ़ा। फिर तुम ये मत बोलना कि तुमने लॉ पढ़ा, ये छोड़ के लॉ पढ़ा नहीं जा सकता, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, क्राइम हो जाएगा मेरे से। तो ऐसा ही पढ़ना है, इतना क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊंगा, आगे के कुछ डेफिनेशन दिखाऊंगा जिसमें मीन्स, इंक्लूड सब वर्ड यूज होते हैं, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अगले 4-5 लेक्चर में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सर क्या पढ़ा रहे हो, एक में मीन्स लिखा है, एक में इंक्लूड लिखा है। अगर मैं आपको मीन और इंक्लूड आज ना बताऊं ना, अगले 4 लेक्चर में तुम्हारी हालत खराब होगी, किसी और का भी क्लास कर लो तो भी होगी, पता ही नहीं रहेगा मीन और इंक्लूड का मतलब क्या है। अब समझ में आया होगा तो एक बार लाइक ठोकिए, लेक्चर के ऊपर लाइक ठोकिए और कमेंट्स में बताइए समझ में आया क्या। एग्जॉस्टिव इज अ मीन्स, ब्रैकेट द कवरेज, रिपीट करता हूं, एग्जॉस्टिव मतलब ब्रैकेट करो, जितना ब्रैकेट में बोला है उतना ही। इंक्लूड्स मतलब जो अज्यूम्ड है वो तो है ही, जो अज्यूम्ड है वो तो है ही, ऊपर से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ग्रे एरियाज। नॉर्मली मिल्क एंड एग्स इज अ ग्रे एरिया, मिल्क एंड एग्स इज अ ग्रे एरिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, ब्लैक है ना व्हाइट है, पर हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, ग्रे एरिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर समझ में आया, तो बच्चों लाइक ठोकिए प्लीज और इसको लिख लीजिए, ये आपके काम में आएगा। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन के कितने पार्ट होते हैं, इतना डिटेल तुमको डेफिनेशन कोई नहीं बोलेगा, बैठ के चार्ट बनाया बाकायदा। क्लियर है कंसेप्ट? लिख लीजिए इसको। मैं ओल्ड चार्ट भी दे सकता था, पर इस बार क्यों नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चार्ट में लास्ट इंटर की बैच देख लो, ये देख लो, इसमें चेंजेस है, ये नया कॉमन वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड नया इंट्रोड्यूस किया है, ड्राफ्टिंग कवरेज नया इंट्रोड्यूस किया, हाँ एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव तो पहले भी बोलता था। ठीक है, चलो लिख लीजिए डेफिनेशन के पार्ट को, आपको चार्ट कैसे बनाना मैंने बता दिया है, लिख लीजिए इसको, गो फॉर इट फास्ट। कॉम्बो लेक्चर्स पे डिस्काउंट अवेलेबल है बेटा अनुजा। थैंक यू सो मच गाइज, जितने लोगों ने रिप्लाई किया, डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जबरदस्त, जिंदाबाद। मिनिमाइज कर दिया। हाँ बेटा मेगर, जो कॉमन वर्ड्स भी होते हैं वो भी एक्ट बेस और सेक्शन बेस अलग अलग होते हैं, और ड्राफ्टिंग और कवरेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जनरल क्लॉजेस एक्ट में आप हम इसको देखेंगे। मेगर डीके जी, ग्रुप 2 अभी से ना लिए, पहले ग्रुप 1 खत्म कर लीजिए उमंग बेटा, फिर ग्रुप 2 लेना।
सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ के ही लेक्चर से बेटा राम, ये सीए इंटर लॉ, सीएस एग्जीक्यूटिव लॉ, इसके ही लेक्चर्स है। ऋषि बेटा ये चीज़ें मॉड्यूल में नहीं लिखी जाती ऋषि सिंह, ये आपको पढ़ाते वक्त ही क्लियर करवानी चाहिए। इंस्टीट्यूट जनरल टर्म्स मॉड्यूल में नहीं देती, ये सब जनरलाइज चीज़ें हैं जो लॉ पढ़ने के पहले शुरू करनी चाहिए बेटा। यस, पेन ड्राइव अप्लीकेबल अनुजा फॉर नवंबर 21, सब्जेक्ट टू पहला लेक्चर देखो जिसमें मैंने बोला है 10 सितंबर को अमेंडमेंट आपको देखना पड़ेगा। अभिषेक सिंह क्या लिख रहे हो बेटा, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ बेटा लॉ ले सकते हो सिर्फ 20 मार्च से, कोई दिक्कत नहीं, पर आप बाकी भी सब्जेक्ट ट्राई करो। विजय जय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यू कैन डू हैव देम, बहुत अच्छे से। कॉस्टिंग के लिए दर्शन चंडालिया सर है, और अच्छा पढ़ाते हैं, उनके डेमोज दिखे हिमांशु, आपको अच्छा लगेगा। यस बेटा, सीएस एग्जीक्यूटिव के टॉपिक सब पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे राम। रोज 10 बजे क्लास होती है बेटा अभिषेक, 31 फर्स्ट को नहीं है सिर्फ। थैंक्स हर्ष। हाँ बेटा कल बुक्स प्रिंटिंग में गई है, 2 तारीख तक आएगी, उसके बाद शिपिंग शुरू होगा। जैस्मिन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप पास हो जाओगे तो बिंदास आप लेक्चर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट खींचते रहिए बच्चों साथ साथ में। तो अगर किसी का रह भी गया तो 110 बच्चे सबके लिए तो एडजस्टमेंट एक साथ नहीं हो पाएगा ना। थैंक्स हिमांशु बेटा। मेरी सिर्फ लॉ की क्लास नहीं है बेटा 31 एंड 1 को, बाकी सब्जेक्ट का प्लीज आप उन टीचर से पूछिएगा जो क्लास ले रहे हैं। अंकित यादव, इस बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है बेटा, आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हो। भास्कर, मुझे भी। थैंक यू सो मच हर्ष, फाइनल पे मिलो, इससे भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगा बेटा हर्ष, क्योंकि कंटेंट डिलीवरी बढ़ जाता है, कंसेप्ट भी बढ़ जाते हैं तो करना पड़ता है, और पसंद भी है मुझे, सो आई डू इट। सीएस के लिए अनुजा ओझा मैं इस बार अवेलेबल करवाने वाला हूँ। और ऐसा नहीं बेटा, लॉ लॉ होता है अनुजा, अब आप सीए के लिए पढ़ो या सीएस के लिए पढ़ो, कंपनीज एक्ट तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। सो जिनको भी ये लगता है सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे के लेक्चर सीएस के लिए काम के नहीं है, तो मैं आपको चैलेंज कर देता हूँ, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि आप इतना कंटेंट जो सीएस एग्जीक्यूटिव में है, मैंने खुद ने सीएस किया है अनुजा, मैं सीए हूँ और सीएस हूँ, तो मैं दर्द समझता हूँ सीएस वालों का और सीएमए वालों का भी। सीएमए मेरा रह गया गलती से, बट ऐसा नहीं होता, लॉ है, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट सीए में भी सेम होगा, सीएस में भी सेम होगा। उल्टा डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स आप कहीं पे भी देख लो, कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे अच्छा ही मिलेगा, दैट आई कैन से। नाउ इट्स योर चॉइस, मैं आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, बट हाँ आप लेक्चर लोगे तो इट्स माई अश्योरिटी कि आप नाराज़ नहीं होंगे, उल्टा खुशी होंगे, आप दूसरों को भी रिकमेंड करोगे, ठीक है, ये मैं ज़रूर आपको बोलूँगा। सिर्फ इतना है कि सीए में बहुत सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो वो थोड़ा टोन ऑफ लैंग्वेज में कई बार सीए निकलता है, बट ऐसा नहीं है। कहने की बात अलग होती है, दिल से जो मैं मानता हूँ, तीनों लेवल को मैं इक्वली मानता हूँ, सीए सीएस सीएमए वालों को। मेहनत तो तीनों में करनी है, पास तो तीनों में होना है, सो आप बिल्कुल ले सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच हर्ष। डन एवरीबॉडी, हो गया हो तो मुझे एक बार
कमेंट में डाल देना, हमें आगे बढ़ना है, 10-15 मिनट और बाकी है हमारे। थैंक यू सो मच ऋषि सिंह। विजय माल्या जैसे और भी डबल रोल है अभी इस बार इंटर में भी हम डबल ट्रिपल रोल लेके आ रहे हैं। सीए फाइनल पे तो हमने 7 कैरेक्टर खड़े किए हैं रेगुलर बैच में, ऐसे ही इंटर पे मैं ट्राई करूंगा इस बार अच्छे खासे डबल रोल ट्रिपल रोल करूं, जिससे कंसेप्ट समझाने में काफ़ी आसानी हो। दिल से दर्शन इस पर अभी आना बाकी है बेटा। आई होप हो गया होगा सबका, लिखना हो गया है बच्चों। नहीं बेटा हर्ष, मेरे को एक्टिंग में ट्राई वाई नहीं करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, यही मेरा पैशन है। एक्टर मेरे को बनना नहीं है, ज़्यादा फेम मेरे को चाहिए भी नहीं। टीचिंग में ही जितना मिल रहा है वही संभल नहीं जा रहा मुझसे फेम, मैं एक्टिंग में तो क्या ही संभाल लूंगा, मैं एकदम नॉर्मल आदमी हूँ। चलो डन, बिल्कुल होंगे बेटा, रेगुलर बैच में ज़रूर होंगे, जितने मैं क्रिएटिव ट्रायल एरर कर सकता हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए वो सब करूंगा, ठीक है। चलो डन, आई होप सो सबका लिखना हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो प्लीज स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। मुझे अगले कंटेंट के ऊपर बढ़ना जरूरी है। अब ये हो गया डेफिनेशन, अब मुझे मेन जितना कंटेंट बेटा खींच खींच के पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। आगे के छोटे छोटे पैरामीटर्स है, उन छोटे छोटे पैरामीटर्स को फटाफट सुन लीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स गो। तीसरी चीज हो गई डेफिनेशन, हम हिस्ट्री देख लिए, हम प्रियम्बल देख लिए, अभी हमने डेफिनेशंस देख लिए। डेफिनेशंस के बाद नेक्स्ट चीज जो आपने लॉ में पढ़नी चाहिए, कमेंट करना थोड़ा सा कम करना बच्चों, ध्यान देना है कंसेप्ट पे। हमने जो नेक्स्ट चीज लॉ में पढ़नी चाहिए वो होते हैं बच्चों चैप्टर्स। ना व्हाट डू मीन बाय चैप्टर्स, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूं, लॉ जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं चैप्टर। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में देखना अलग अलग चैप्टर्स थे बच्चों। पहला चैप्टर था इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा चैप्टर था फ्री कंसेंट, जिसके अंदर आपको बताया गया था फ्री कंसेंट कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन से डेविएट हो सकता है। तीसरा चैप्टर था कंसिडरेशन, चौथा चैप्टर था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब नंबर ऑफ चैप्टर ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, पर ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर थे। चैप्टर्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शंस टॉकिंग अबाउट वन कंसेप्ट। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन जो एक ही कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं उसे हम चैप्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसे कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ 29 चैप्टर्स है, जिसमें आपको सीए इंटर लेवल पे 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं कंपनीज एक्ट के। चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, chapters are further divided into sections, sections are further divided into subsections, subsections are further divided into clauses, clauses are further divided into sub clauses। ये चैप्टर का डिवीजन होता है। चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू सेक्शन, सेक्शन डिवाइडेड इनटू सबसेक्शन, सबसेक्शन डिवाइडेड इनटू क्लॉजेस, डिवाइडेड इनटू सब क्लॉजेस। और इन सब के ऊपर अगर कोई क्लैरिफिकेशन या एक्सेप्शन देना है, इन सब में कोई क्लैरिफिकेशन या फिर एक्सेप्शन देना है तो बनाए जाते हैं बच्चों प्रोविजोज। आपने कई बार वर्ड सुने होंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, प्रोविजोज बनाए जाते हैं। आपने कई बार आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में वर्ड सुने होंगे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट इज अ स्टार्टिंग ऑफ प्रोविजो। पूरा सेक्शन लिख लिया प्रोवाइडेड दैट ये होना चाहिए, दैट इज, फिर उसके बाद एक और प्रोविजो रहा तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ये क्या चल रहा है जिंदगी में, पहले तो मिट नहीं रहा, नहीं तो लिख नहीं रहा, लैपटॉप पागल हो गया है मेरा, ऐसा लगता है मेरे को कई बार। सो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये प्रोविजोज होती है। कई बार आपने सुना होगा कि भैया सेक्शन लिख लिया उसके बाद प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ऐसी चीजों को प्रोविजो बोलते हैं। प्रोविजो नॉर्मली किस बात का काम करता है, क्लैरिफिकेशन या एक्सेप्शन का। क्लियर है, ये चीज को आपने याद रखना, ये है चैप्टर्स। क्लियर है। चैप्टर्स के बाद अगली चीज जो आती है, चैप्टर्स आपने पढ़ लिए,
तो चैप्टर्स के बाद अगली चीज जो आपने पढ़नी चाहिए वो होती है बच्चों एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ये लॉ कहां कहां नहीं लगता। एक्सेप्शन भी दो टाइप के होते हैं, जैसे डेफिनेशन हम डिवाइड किए थे उसी तरीके से, एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन और दूसरा सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन का एग्जाम्पल बताऊं तो एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता। एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता, ये आपने ऑलरेडी सुना होगा, ये एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन रहा। एग्रीकल्चर के किसी भी पार्ट को इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता, भले आप एग्रीकल्चरल लैंड बेचो, एग्रीकल्चरल इनकम कमाओ, इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। इज अ एक्सेप्शन, एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन। सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहले ये था, अभी मुझे नहीं पता ऐसा है क्या। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर शेयर ट्रेडिंग पे, तो पहले वो एग्जम्प्ट हुआ करता था। ये सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन है, स्पेसिफिक सेक्शन का एग्जम्पशन। क्लियर है? ये चीज को याद रखना, एक्सेप्शन दो पार्ट में, एक्ट बेस्ड और सेक्शन बेस्ड। ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर हम जाए, होल्ड, अगले कंटेंट के ऊपर अगर हम जाए तो अगला कंटेंट आता है दैट इज कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या किया आपने, लॉ को आपने फॉलो नहीं किया, लॉ को आपने तोड़ दिया। महाराष्ट्र में गुटखा नहीं खाना चाहिए और आपने मस्त जुबा केसरी कर करके हर जगह पे पेंटिंग कर दिया। घर पे किसी के घर पे पेंटिंग की जरूरत थी, तुमने जुबा केसरी करके स्वच्छ भारत ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, तो तुमने महाराष्ट्र में गुटखा खा के कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक तो आपको लग सकता है फाइन, या आपको लग सकती है पेनल्टी, या फिर आप जा सकते हो जेल में। ठीक है, फाइन को आप कई बार डैमेजेस के नाम से भी जान सकते हो। डैमेजेस हमेशा जाते हैं एग्रीव्ड पार्टी को। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसको अपने वजह से तकलीफ हुई है। हमने गुटखा खाया, हमने समझो रास्ते पे थूक दिया, उसके ऊपर से कोई फिसल के गिर गया, उसने केस कर दिया कि इसने जुबा केसरी करके घूम रहा था, तो एग्रीव्ड पार्टी हुई, जो फिसल के गिर गया उसको डैमेज हुआ, एग्रीव्ड पार्टी है। तो डैमेजेस जाते हैं एग्रीव्ड पार्टी को, पेनल्टी जाती है गवर्नमेंट को। बहुत सारे बच्चों को पेनल्टी और फाइन और डैमेजेस के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता, ये चीज को याद रखना। फाइन नॉर्मली डैमेजेस में डिवाइड होता है, डैमेजेस या एग्रीव्ड पार्टी को जाती है, पेनल्टी जाती है गवर्नमेंट को, और बंदा जाता है जेल में। बंदा जाता है जेल में। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। यह है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस। लेकिन अगर आपको इससे कोई दिक्कत है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस से, यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, नॉट वांट टू एक्सेप्ट, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस, तो आप लास्ट पार्ट ऑफ लॉ में जाते हो, द लास्ट पार्ट ऑफ लॉ, जिसे कहा जाता है अपील्स। मतलब आपको ये पसंद नहीं आया कि भैया आपको गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई, फाइन लगाई, डैमेजेस लगाई, जेल में डाल दिया, पर आपको लगता है आप तो मासूम हो, आपने कुछ किया नहीं है जिंदगी में, आपने तो कभी आज तक की चींटी नहीं मारी, तो आप क्या करोगे जिंदगी में? तो ऐसे केस में इफ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, गो फॉर अपील्स। अपील्स में आप कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस मांगते हो। कोर्ट ऑफ लॉ में आप जस्टिस मांगते हो। दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये दो टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आप अपील कर सकते हो। ये खत्म होने के बाद में लॉ में अगर कोई आखिरी पार्ट बचता है, एकदम आखिरी, होल्ड, लॉ में अगर कोई आखिरी पार्ट बचता है तो होते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है सर? सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो कुछ लिस्ट देनी होती है, कुछ फॉर्मेट्स देने होते हैं। जैसे आपने बैलेंस शीट पीएनएल के फॉर्मेट देखे, बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। सो लिस्ट है, फॉर्मेट है, फीस के टेबल देने हैं, उसके बाद में कोई एग्जम्पशंस वगैरह डिक्लेयर करने हैं जो एक्ट में नहीं लिखे जा सकते, लंबी चौड़ी लिस्ट, फॉर्मेट्स, एग्जम्पशन, फीस, ये हम शेड्यूल्स में देते हैं। ये पूरा का पूरा मिलके आपका बनता है, ये पूरा चार्ट आपका बनता है कंटेंट ऑफ लॉ। ऐसे पढ़ना जरूरी है। हमने शुरू किया था हिस्ट्री से, हम हैं शेड्यूल्स पे।
क्लियर है कंसेप्ट? आई होप सो सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया, लाइक ठोकिए, कमेंट्स में बताइए आपको क्लियर है क्या मैंने जितनी चीज़ें बोली। और फिर आखिरी के जो 3-4 पार्ट मैंने लिखे हैं चैप्टर्स से लेके अपील्स तक के, ये भी आप लिख लीजिए। चार्ट का टाइप मैंने बोला है, फटाफट फटाफट लिखना शुरू कर देना। गो फॉर इट फास्ट। चैप्टर से आगे लिखना है आपको। हेलो, सुनी था? मैं सरचार्ज नहीं देता बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, दिन का सिर्फ 100 रुपये कमाता हूँ बेटा। मैं सुनी था, मैं कहाँ से सरचार्ज दूंगा? मैं तो टैक्स एग्जम्पशन ब्रैकेट के अंदर हूँ। पूरा इनकम मेरे वाइफ के नाम पे बुक होता है। मेरी वाइफ मेरे को दिन का सिर्फ 100 रुपए देती है। सच्ची में, जो लोगों के बीच में ये अफवाह है कि दर्शन सर सरचार्ज भरते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, पूरा इनकम मेरे वाइफ के नाम पे बुक होता है। मेरी वाइफ दिन का मेरे को 100 रुपए देती है। पैंडेमिक में तो वो भी कम करके 50 ही कर दिया। वाइफ बोलती है तुम घर पे खाना खाते हो, घर पे तुमको नाश्ता वगैरह सब मिलता है, घर पे तुम सोने आते हो, तो तुमको पैसे किस बात के लगते हैं? तो वाइफ मेरे को 100 रुपए देती है। अभी पैंडेमिक में बाहर भी नहीं जाता तो उसके 50 रुपए, वो तो सिर्फ चाय पानी के मिलते, पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा मिलता है। तो बस इतनी इनकम है मेरी। कहाँ सरचार्ज वरचार्ज में? मैं तो टैक्स एग्जम्पशन ब्रैकेट में हूँ। तुम विजय सर को पूछो, वो भी बताएंगे मेरे को। हाँ बेटा, मैं डेली क्लास लेता हूँ रिजवान। हम डेली क्लास ले रहे हैं टिल आपका क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट आए तब तक के। अरे बीएमडब्ल्यू तो मेरे को फेंक के मारी गई। बीएमडब्ल्यू मेरी थोड़ी ना है, वो तो मेरे को फेंक के मारी गई। एक दिन मैं घर पे पोछा कर रहा था, झाड़ू पोछा कर रहा था मैं मेरे घर का, और एक टाइल चमकाई मैंने, बम घिस घिस के टाइल चमकाई, तो ऐसे एक लाइट रिफ्लेक्ट हुआ मेरे वाइफ के चेहरे पे। सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ मेरे वाइफ के चेहरे पे। मेरे वाइफ बोली क्या झाड़ू पोछा करता है ये, बीएमडब्ल्यू रख ले। ऐसे करके तो मेरे को बीएमडब्ल्यू मिली। वो मेरी भी नहीं है, आधा टाइम तो मैं उसको ड्राइवर बना के घूमते रहता हूँ फैमिली को लेके। सच्ची ओंकार, ओंकार तुम्हारी कसम। कई बार तो पेट्रोल का जो खर्चा मिलता है उस खर्चे में से मैं चाय पानी का बंदोबस्त कर लेता हूँ। साइकिल लेके चला जाता हूँ, पैदल चला जाता हूँ, क्योंकि चाय पानी के लिए अलग से पैसा नहीं मिलता ना। ऋतिक माने 4 BHK? अरे भाई मैं 4 BHK में नहीं रहता, मैं तो इस रिकॉर्डिंग रूम में रहता हूँ दिन भर। वो 3 BHK तो मेरे घर वालों का है, मेरे वाइफ का है, मेरे डैड का है, मेरे मॉम का है और निलय का है। मेरे को तो इसी रूम में रखते हैं सब जन। वो तो खुदा का शुक्र है इस रूम में रखते हैं, नहीं तो मेरे को लगता था मेरे को वॉचमैन के साथ रखेंगे कुछ दिनों बाद। ओंकार नालायक, क्लास रह जाएगी अपनी। हाँ हाँ, वो विशाल भट्टर सर ने भी देखा था फाउंडेशन में। नालायक टेक टेक, ऐसी बद्दुआ किसी को नहीं देते। आईटी की रेट क्या मजाक है क्या जिंदगी के अंदर? किसी के ऊपर भी थोड़ी ना पड़ेगी। और मैं तो क्या, मैं एकदम फेयर बंदा हूँ, अपना सब व्हाइट में इनकम है ही कितना, 100 रुपए दिन का, 2-3 हजार में तो हो जाता है। ये वर्षा लुनावत जी के जो बेटे हैं, मेरे को उनका नाम नहीं पता, वेरी सॉरी, वो बोल रहे 20,000 स्क्वायर फीट का घर है मेरा पूना में। बेटा मेरा अगर 20,000 स्क्वायर फीट का घर रहता ना तो मैं वहां चिल मार रहा होता, यहाँ पढ़ा रहा नहीं होता। नहीं, पढ़ाना तो पैशन है, फिर भी पढ़ा रहा होता बोल सकते हो। दिल का ओनर तो निलय है, मैं भी नहीं हूं। निलय इज द डायरेक्टर ऑफ दिल, दर्शन इस्पात लिमिटेड का डायरेक्टर निलय है।
अंशुल बेटा खिलौनों की BMW फेंक के मार सकता हूँ, मेरी उतनी ही फिलहाल हैसियत है कि मैं आपको वो फेंक के मारूँ। बड़ी BMW मेरे बस की बात नहीं है। मजे मत लो जिंदगी के अंदर, सब भिड़ गए कमेंट के अंदर, कितने नालायक लोग हैं, लिखो पहले। चलो डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया तो मुझे कमेंट में बताइए फटाफट। डन एवरीवन, किसी का रह गया तो कमेंट में कीजिए। चलो आज हमने एक बहुत बड़ा कंटेंट कवरअप किया है बच्चों, बहुत ही बड़ा, दैट इज कंटेंट्स ऑफ लॉ और द पार्ट्स ऑफ लॉ, जो बहुत जरूरी था। आज का नियरली पूरा एक लेक्चर हमारा इसमें निकल गया है, बट दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, ये चीज को याद रखना। आई गेस 11:15 हो चुके हैं, तो आज हम यहाँ काफी करते हैं। अच्छा, कल परसों मेरा लेक्चर नहीं है, 2 तारीख का फिलहाल गारंटी नहीं है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं शायद ट्रैवलिंग में भी हो सकता हूँ। तो 2 तारीख को मैं बताऊंगा, या फिर मेरा मैसेज आएगा, पोस्ट आ जाएगा, उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना। 3 तारीख से तो कंफर्म लेक्चर है, 2 तारीख का आई विल टेल यू। 1 तारीख को मैं आपको बताऊंगा कि मेरा लेक्चर होने वाला है या नहीं, या वी स्मार्ट के इसी चैनल के ऊपर पोस्ट आ जाएगा। साथ साथ में दर्शन खरेज लॉजिक्स करके मेरा एक और चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करके रखो, हो सकता है वहां पे भी पोस्ट आ जाए। ठीक है, दर्शन खरेज लॉजिक्स करके आप सर्च करोगे, दर्शन खरे, वहां पे भी नियरली 1 लाख सब्सक्राइबर है, 1,09,000 समथिंग काइंड ऑफ सब्सक्राइबर है, तो आप वहां पे भी सब्सक्राइब करके रखो, वहां पे भी पोस्ट आ सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेरे तरफ से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। 2021 में ही आपके सभी रिजल्ट्स पास आ जाए, ये मेरी दुआ है। और अगर आप 2021 में जो एग्जाम दे रहे हो उसके 2022 के भी रिजल्ट्स अभी पास आ जाए, ये मेरी दुआ है। आपके घर वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपके जैसे होनहार शानदार बच्चों को उन्होंने पैदा किया है। उनके सुख और शांति और हेल्थ के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत दुआ। आपका नया साल खुश जाए, खुशनुमा जाए, 2020 जैसा ना जाए, और अगर 2020 अच्छा गया होगा तो उससे भी अच्छा जाए, ये मेरी दुआ है। मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, मेरे तरफ से आपको गुड विशेष। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।